हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है। दा और करण तो वहाँ से चले जाते हैं, बट कोई था जो CCTV कैमरास के थ्रू उन पर नज़र रखे हुए था और इस बारे में इन दोनों को कुछ भी आइडिया नहीं। अगली सीन में दा और करण को दिखाया जाता है। दोनों ग्रैनी से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैनी बहुत ही ज़्यादा दा के लिए परेशान हो रही थी जब उन्हें मालूम पड़ता है कि कोई था जो दा पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दा ग्रैनी को इतना परेशान होता हुआ देख करके उन्हें रिलैक्स फील करने के लिए कहती हैं। साथ ही उन्हें समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिक्र ना करें क्योंकि दा बिल्कुल ठीक ठाक है। दा ग्रैनी को तसल्ली दिलाने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन बेचारी खुद सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि आखिर ग्राउंड उसका नया दुश्मन पैदा हो गया है जो इस तरह से उसे हर्ट करना चाह रहा है। करण भी दा के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। अगली सीन में दिखाया जाता है मानती और इसकी मॉम को। अब जबकि मानती की मॉम ने कर्ज लिया है इतना ज़्यादा और वो अभी तक पे नहीं कर पाई है, इसी वजह से गुंडे उसे उठा लाते हैं और अपने बॉस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब मानती की मॉम को दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिस बंदे से उसने कर्ज लिया था उसकी बेटी मानती को देखते ही वो तो फुल लट्टू हो जाता है। वो डिमांड करने लगता है, अब जबकि तुमने मुझसे इतना ज़्यादा पैसा लिया है, मुझे नहीं लगता कि तुम रिटर्न कर पाओगी, तो बदले में अपनी कोई कीमती चीज़ तो मुझे भी दो। मैं भी तो देखना चाहता हूँ आखिर जिसने मुझसे कर्ज लिया उसके पास कितनी औकात है मुझे रिटर्न करने के लिए। मानती की मॉम बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है। बात उनकी बेटी थी वो साफ मना कर देती है, जिस पर वो गुंडा उन्हें डराने धमकाने के लिए अपनी गन निकाल देता है, ये कहते हुए ज़्यादा टाइम नहीं है फिर तुम्हारे पास। नेकलेस मिलने के बाद भी वो कहता है ये सिर्फ इंटरेस्ट है, अभी तुम्हें पूरा अमाउंट तो पे करना बाकी है, जितनी जल्दी हो सके पे करो, नहीं तो ये खूबसूरत तुम्हारी बेटी हो सकता है फिर मेरे पास आ जाए। उसके अगले सीन में दा को दिखाया जाता है किचन रूम में पानी पीते हुए। बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बार बार बुरे बुरे ख्वाब आ रहे होते। इसी वजह से वो ड्रिंक कर रही थी, साथ ही उसे हेडेक भी हो रहा था। वो जब ड्रिंक करके वापस जा रही होती है तब वो देखती है कि करण के डैड, उसके अंकल और करण तीनों बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है जो दा को हर्ट करना चाह रहे। हमने चाहा था कि हो सकता है शादी के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी कोई है जो दा पे अटैक किया जा रहा है। ये दा के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। ये सारी बातें सुन करके दा भी टोटली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जैसा तैसा करके अब दा के सामने भी सच्चाई आ चुकी थी। उसे मालूम पड़ गया था कि कोई है जो उसे हर्ट करना चाह रहा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो इस तरह से लोग मुझे मारना चाह रहे हैं। वो अंकल से पूछने लगती है, अंकल प्लीज़ बताइए ना, क्या सच है, कौन है जो मुझे मारना चाहता है। डॉक्टर्स का कहना था कि दा अगर स्ट्रेस से दूर रहेगी, वो टेंशन फ्री रहेगी, तो हो सकता है उसकी मेमोरी जल्दी वापस आ सके और वो जल्दी रिकवर कर सके। इसी वजह से अंकल शांत थे, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस दा से इतना कहते हैं सही टाइम आने पर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। लेकिन दा जिद पर अड़ जाती है, नहीं अंकल मुझे सुनना है, मैं जानना चाहती हूँ आखिर कौन है जो मुझे इस तरह से हर्ट करना चाह रहा है, इवन इतना ज़्यादा मुझसे नफरत कर रहा है कि वो मुझे मारना चाहता है। दा रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है, जिस पर ना चाहते हुए भी करण को उसे बताना पड़ता है। करण कहता है सुनना चाहती हूँ, हिम्मत है तो ध्यान से सुनो। उस दिन तुम्हारे कार का एक्सीडेंट यूं ही नहीं हुआ था, किसी ने जानबूझकर तुम्हारी कार की ब्रेक्स को काट दिया था, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लगा और इस तरह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और इस एक्सीडेंट में तुम अपनी मेमोरी खो चुकी हो। कोई है जो तुम्हें जान से मार देना चाहता है, आई डोंट नो वो कौन है, अभी तक हमने इसके बारे में पता नहीं किया। जिस पर दा कहती है कौन हो सकता है, क्या वो मेरी आंटीज़ हैं? ये लोग बट मुझे क्यों मारेंगे? अगर ऐसा नहीं है तो ठीक, लेकिन वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर वो मुझे क्यों मारेगा? क्या इन सब के पीछे तुम तो नहीं हो? क्योंकि मेरे पास्ट में क्या हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। प्रेजेंट में मैं हर किसी को देख रही हूँ, हर कोई बस मेरी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है। और ये कहते हुए गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर करण उसे समझाने के लिए रूम में जा रहा होता है। डैड उसे रोकते हुए कि इस वक्त दा की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो तुम्हारी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करेगी, इसी वजह से उसे अकेला रहने दो। अगले सीन में दिखाया जाता है करण दा को ज़बरदस्ती कंपनी लेकर आया हुआ था, वो भी दा के मना करने के बाद भी, क्योंकि करण का कहना था कि डॉक्टर्स ने दा को रेस्ट करने के लिए कहा है। अगर वो अपने काम के शेड्यूल में बिजी हो जाती है तो हो सकता है वो इधर उधर की बातें ना सोचे और उसकी कंडीशन भी ठीक रहे, इसी वजह से वो उसे ज़बरदस्ती लेकर आया हुआ था। खैर यहाँ पर दा को दिखाया जाता है वो भी उसके साथ कोऑपरेट करती है रात वाली बातों को छोड़ करके, जिस पर करण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उससे दो किसेस मांगने लगता है, जिस पर दा उसे साइको बोलती है। आगे सिक्योरिटी ये सब देख करके काफ़ी खुश हो रही थी।
तब वो उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, जिस पर दा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी उसे क्या पूछना चाह रही है। सिक्योरिटी दा से पहले सॉरी बोल देती है, कुछ ज़्यादा ही पूछ लूँगी अगर बातों ही बातों में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आपके फेस पे ऐसा ग्लो देख करके लग रहा है मानो आप प्रेग्नेंट हो, क्या सच में ऐसा कुछ है? जिस पर दा भी शॉक में हो जाती है कि सिक्योरिटी उसे कैसे क्वेश्चन कर रही है। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर सिक्योरिटी कहती है ओह सॉरी, आपके फेस पे इतना ज़्यादा ग्लो देख करके मुझे ऐसा फील हुआ तो सोचा पूछ लूँ। क्योंकि करण सर भी काफ़ी खुश थे, आज से पहले उन्हें इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा क्योंकि करण सर को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दा भी अब कंपनी में आ चुकी थी तो वो भी कुछ फाइल्स को उठा करके देख लेती है कि आखिर उसमें है क्या। यहाँ पर उसे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी करण के पास कॉल करती है और उसे मीटिंग के बारे में पूछती है। जब उसे मालूम पड़ता है कि बस कुछ ही टाइम में करण सर की मीटिंग फिनिश हो जाएगी तो वो ये बात इन्फॉर्म कर देती है दा को। लेकिन इस बीच दा ने ड्रॉ में कुछ देख लिया था और वो वहाँ से सडनली निकल जाती है। जब करण आता है तो देखता है ड्रॉ खुला हुआ है और उसमें गन दिख रहा है। इसी वजह से वो समझ जाता है कि दा ने ज़रूर देख लिया है। अगली सीन में दा को दिखाया जाता है उसने सच में देख लिया था कि करण के ड्रॉ में गन है। वो ऐसे समझने लगती है कि इन सब के पीछे करण है, करण मुझे मारना चाहता है। इसी वजह से वो क्रिट से हेल्प लेती है। वो हेल्प ले ही रही होती है, ऊपर से करण भी आ जाता है। कुछ हेल्प चाहिए मेरी डार्लिंग, मैं आ रहा हूँ, और ये कहते हुए उसके पास चला आता है। वो उसे पूछने लगता है कि आखिर वो इतनी इमरजेंसी में कहाँ जा रही है, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है उसे आए हुए। लेकिन दा बहाना बनाने लगती है, मुझे किसी काम से इम्पोर्टेंट अभी जस्ट जाना पड़ेगा। जिस पर करण कहता है क्या उस गन को देख करके तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो? अब यहाँ पर दा से भी खामोशी बिल्कुल भी रखी नहीं जाती है। वो करण से कहने लगती है मैं तो ऐसे समझ रही थी कि हो सकता है तुमने मुझे हर्ट नहीं किया क्योंकि तुमने मुझसे शादी की। तुम जिस तरह से मेरा ख्याल रखते हो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मुझे हर्ट कर पाओगे। लेकिन मैंने तुम्हारे ड्रॉ में उस गन को देखा। तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे ड्रॉ में गन क्या कर रही है फाइल्स की जगह पर? मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि तुम सच में मुझे मारना चाह रहे हो। तुम मेरी प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे हो ना। मैं इस मकसद में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। वो जा ही रही होती है लेकिन सडनली हेडेक की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तब उसे संभालता है करण। अगली सीन में जब दा को होश आता है तो वो अपने आप को अलग जगह पाती है। वो ना ही ऑफिस में थी और ना ही घर पर थी। वो करण से कहने लगती है तुम मुझे कहाँ पर लेकर आए हो? मुझे बस यहाँ से जाना है। जिस पर करण कहता है इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूँ, इस वजह से तो तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ। अब दा डरने लगती है कि करण उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर दे, कहीं वो उसे जान से ना मार दे। करण बातों ही बातों में उसे कहता है अब जब तुम यहाँ पर आ ही गई हो, सच्चाई का तुम्हें पता चल ही गया है, तो क्यों ना अब आमना सामना हो ही जाए। ये कहते हुए वो गन निकाल लेता है और उसे डराने लगता है। जिस पर दा सच में बहुत बुरी तरीके से डरती है और वो भागते भागते हॉल में आ जाती है। लेकिन फिर भी करण उसे फॉलो करता है। वो वहाँ तक आ जाता है, वो उसे गन पॉइंट पे रखता है। जिस पर दा डरते हुए कहती है तुम भी बाकियों की तरह निकले। हो सकता था मैं तुम पर ट्रस्ट करती, लेकिन तुम भी उन्हीं जैसे निकले। तुम मुझे मारना चाहते हो, वो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के लिए। अरे मैं तो सब कुछ तुम्हें दे सकती थी, लेकिन अब किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगी। जिस पर करण कहता है मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर लाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। खैर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेबल पे मेडिसिन है, जल्दी से खा लो। डॉक्टर ने कहा है कि मेडिसिन लेना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सही है। अगर ऐसी सिचुएशन में तुम मेडिसिन नहीं लोगी तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वैसे ये गन तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ। जैसे तुम्हारे दुश्मन है वैसे आए दिन मेरे भी दुश्मन बनते रहते हैं। बिजनेसमैन हूँ, सेफ्टी तो रखनी ज़रूरी है। मेडिसिन खाओ। नाइट का सीन दिखाया जाता है। जब दा बेहोश हुई थी तब उसे डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया था कि उसे दा को ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहिए जहाँ वो स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहे, रिलैक्स फील करे, ताकि वो अच्छा फील कर सके। और वो जितना रिलैक्स फील करेगी, स्ट्रेस से दूर रहेगी, वो उतना जल्दी रिकवर करेगी। करण उसे मेडिसिन खाने के लिए कहता है और कहता है सही मेडिसिन है, इसे खा लो और इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी डार्लिंग हो, और भला मैं अपनी डार्लिंग को ज़रा भी हर्ट कर सकता हूँ? तुम मानो या ना मानो। जिस पर दा भी उसे गुस्से में कहती है किस बात पर मैं तुम पर ट्रस्ट करूं? आखिर तुम हो कौन? मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ क्या किया क्या नहीं किया, मैं कैसे तुम्हारी फियांसे बनी, मुझे भी तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं कैसे तुम पर ट्रस्ट करूं? जिस पर करण कुछ पेपर्स पर अपनी साइन करता है और उसे दा को देते हुए कहता है ये लो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये मेरी साइन है। तुम जब चाहो डिवोर्स पेपर पे इसकी कॉपी करके मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। क्या अब इतना सबूत देना ठीक रहेगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सको? मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो और मैं प्यार करता हूँ तुमसे। क्रिट के पास दा का कॉल आया था और सडनली कॉल कट गया था। इसी वजह से क्रिट और उसकी सिस्टर जैन दोनों करण के घर पर आए हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे दा को लेकर के। वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि दा कहाँ पर गई है। अंकल यहाँ पर उन दोनों को बता देते हैं क्योंकि अंकल को सब कुछ आइडिया हो चुका था, वो उनसे बहाना नहीं मार सकते थे।
अगली सीन में रात में जब करण अपने डैड के पास कॉल करता है, डैड उसे बता देते हैं कि क्रीट आया था और जैन भी आई थी। वो लोग तुम्हारे बारे में और दा के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसी वजह से मैंने उन्हें बता दिया कि दा इस वक्त सेफ़ है और वो तुम्हारे साथ गई हुई है। जिस पर करण को जेलसी फील होने लगती है। वो डैड से कहता है, उस क्रीट के बारे में आपने क्यों ऐसा किया? आपको नहीं बताना चाहिए था कि मैं दा को लेकर के कहाँ हूँ। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। जिस पर उसके डैड बोलते हैं, अब इतना ज़्यादा जेलसी अच्छी बात नहीं है, वैसे भी तुम्हारी दा से शादी हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता है क्रीट का कुछ हला भला हो सकता है। खैर यहाँ पर डैड को दिखाया जाता है जो करण से कहते हैं, अब तुम जब गए हो वहाँ पर तो मुझे 2 छोटे छोटे करण और चाहिए। आफ्टर ऑल मैं कितना ज़्यादा एज का हो गया हूँ, अब मुझे भी छोटे छोटे बच्चे चाहिए ना उन्हें के साथ खेलने के लिए। तो इसी वजह से वापस आते वक्त 2 छोटे छोटे करण ज़रूर लेकर आना। ये बात पीछे से दा भी सुन रही होती है, वो स्माइल कर रही होती है। करण दा को देख लेता है, वो अपने डैड को गुड बाय बोलता है और कॉल को कट करता है। दा कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, तुम ही इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके बात कर रहे थे और मैं यहाँ से बस जा रही थी तो मैंने सुन लिया। वैसे अंकल क्या कह रहे थे? जिस पर करण कहता है, अब मेरे डैड जो कह रहे थे वो तुम सुनना चाहती हो? जिस पर दा कहती है, तुम्हारी और तुम्हारी डैड की बहुत ही ज़्यादा जमती है ना, मैंने देखा है डैड तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, वो हर मामले में तुम्हारी राय लेते हैं, तुम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पता नहीं, मुझे तो मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। क्या मेरे डैड भी ऐसे थे? क्या वो भी मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग करते थे? इस बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और ये कहते हुए वो करण के कंधों पर सर रख लेती है, तो अंकल ने क्या कहा? जिस पर करण कहता है, डैड ने वैसे कहा है 2 लिटिल करण चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह नोटी एक गर्ल हो जो तुम्हारी तरह है, मैं बस इतना चाहता हूँ। जिस पर दा भी स्माइल करने लगती है। खैर यहाँ पर दोनों को दिखाया जाता है, अब दोनों अकेले थे, दोनों काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि करण के लिए हुए स्टंट की वजह से अब दा उस पर ट्रस्ट करने लगी थी कि वो उसके साथ चीट नहीं कर सकता है और दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट को भी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब करण की आंखें खुलती है, बेड पर दा नहीं रहती है। वो परेशान हो जाता है, इतनी मॉर्निंग दा कहाँ जा सकती है? वो एकदम पागलों की तरह बस दा को ढूंढे जा रहा होता है। दा तुम कहाँ चले गए? लेकिन सामने देख करके वो तो बस देखता ही रहता है क्योंकि सामने दा ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना हुआ था और वो यहाँ पर बात लेने के लिए आई हुई थी। इस तरह दा को ऐसे कपड़ों में देख करके करण तो बस लट्टू उसे ही देखे जा रहा होता है। खैर वो उसके पास आता है और ऐसे कहता है, डार्लिंग अगर तुम्हें बात लेना था तो एटलीस्ट मुझे भी इन्फॉर्म किया होता, मैं भी मॉर्निंग में उठ जाता तुम्हारे साथ बात लेने के लिए। जिस पर दा कहती, तुम बहुत ही अच्छे से सो रहे थे तो सोचा तुम्हें डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है ना, इसी वजह से अकेले चली आई। दा वहाँ से जाने लगती है। करण सडनली उसे पकड़ लेता है, अभी जाने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे साथ भी तो तुम्हें बात लेना है। दोनों काफ़ी अच्छे से इंजॉयमेंट करते हैं। उसके अगले सीन में दा और करण को दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दा जानना चाह रही थी कि आखिर कौन है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे, वो उसे जान से मारना चाह रहा है। आगे दिखाया जाता है करण और दा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गए हुए थे, तो इसी वजह से वो दा को भी साथ में लेकर गया हुआ था। वो अपने कार से एक गन को भी निकालता है, लेकिन यहाँ पर दा डर नहीं रही थी क्योंकि उसे करण के बारे में सब कुछ पता चल गया था। आगे बिल्डर्स को दिखाया जाता है, करण उनसे बातें करता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है क्योंकि कोई है जो कि ये काम करने से रुकवा रहा है। करण जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है। वो उन लोगों से नाम पूछता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि जो उन लोगों का काम रुकवा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। करण जानना चाहता था कि आखिर कौन है जो कंस्ट्रक्शन के काम को रोक रहा है और इस तरह उसका काम भी बंद पड़ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अननोन पर्सन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में गन था और उसका निशाना दा थी। वो उसे शूट करता है, लेकिन करण की मेहरबानियों की वजह से एक बार फिर से दा की जान बच जाती है। दोनों अपनी जान बचाने के चक्कर में ना चाहते भी करण दा को लेकर के जंगल में चला जाता है जान बचाने के चक्कर में, लेकिन वहाँ पर वो अननोन पर्सन भी उन्हें फॉलो कर रहा होता है।